हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल बेटा, क्या चल रहा है बेटा जीवन में? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, गुड, ग्रेट। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा समतल में गति और इसका लेक्चर नंबर है बेटा 1। आज इसमें पढ़ेंगे अपन सदिश, लेकिन उससे पहले बेटा अपन सल्टाएंगे। थोड़े से बचे हुए क्वेश्चंस थे अपने प्रीवियस टॉपिक के, पहले वो सल्टाएंगे अपन। समतल में गति लेक्चर नंबर 1। चलिए पहले अपन बच्चे हुए क्वेश्चन सल्टाते हैं। मैंने कुछ होमवर्क वगैरह भी दिए थे अपन को, उसको डिस्कस करेंगे पहले अपन, फिर आज के टॉपिक की चर्चा करेंगे। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा इस होमवर्क से। होमवर्क नंबर 10। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर प्रेक्षित किया जाता है तो वेग व समय ग्राफ होगा। तो बेटा ये मैंने क्लास में बना के बताया था आपको। वेग और समय का ग्राफ बेटा कौन सा होता है? सेकंड वाला, है ना। एक क्लास में बताया था बेटा, डन इन क्लास। कल लास्ट में बेटा अपन ने यही ग्राफ बनाया था, वेग और समय का ग्राफ बनाया था, वेग और त्वरण का ग्राफ बनाया था, तथा अपन ने विस्थापन और समय का भी ग्राफ बनाया था। ओके, अगला सवाल देखिए। एक रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ प्रेक्षित किया जाता है जिसका वेग समय ग्राफ चित्र में दिया गया है। तो रॉकेट द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई, बहुत बढ़िया बेटा, रॉकेट द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, रॉकेट द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई क्या होती है कि जब रॉकेट अधिकतम ऊंचाई पर होगा, या हम कहें कोई भी वस्तु जब अधिकतम ऊंचाई पर होती है तो उसका वेग कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब कोई भी वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होगी बेटा तो उसका वेग शून्य होगा। तो बेटा ये जो पॉइंट बी है, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर रॉकेट मैक्सिमम हाइट पर होगा, फंडा क्या है? सब फंडा सिंपल सा है भाई। अगर कोई भी वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर है या कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जब होती है तो उसका वेग कितना होता है? 0 होता है। तो देखो रॉकेट का पहले वेग बढ़ा, यहां पर वेग अधिकतम हुआ है। इस पॉइंट पर रॉकेट की वेलोसिटी कैसी है बेटा? मैक्सिमम। फिर रॉकेट की वेलोसिटी कम हुई, लेकिन पॉजिटिव ही है। कम हुई, यहां पर 0 हो गई। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट बी पर रॉकेट अधिकतम ऊंचाई पर होगा। ठीक है, और हमें अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब आप ऐसा देख लो, हमें दूरी या विस्थापन ज्ञात करना है। तो दूरी या विस्थापन के लिए बेटा आप ए वाला एरिया कैलकुलेट कर लोगे, ए वाला एरिया। ठीक है, तो हम कहें आप इसको अधिकतम ऊंचाई कह लो या इसका विस्थापन कह लो, वो किसके बराबर होगी? एरिया के। और एच मैक्स विच इज इक्वल टू एरिया, ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 0 से लेके 120 तक। आधार कितना है बेटा? 120। और ऊंचाई कितनी है? शानदार 1000। ऊंचाई कितनी है बेटा? 1000। इसको इससे काट दो तो ये कितना बचा? 60। तो आंसर कितना आ गया एच मैक्स का? एच मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 इंटू 1000। ये आंसर आया मीटर में, और हमें आंसर देना है किलोमीटर में। तो एच मैक्स इज इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बेटा आंसर हो जाएगा आपका। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसका आंसर क्या आया भाई? इसका आंसर बताओ।
इस सवाल का आंसर। तो देखो सवाल पढ़ते हैं अपन। एक कण की गति के लिए त्वरण व समय का ग्राफ प्रदर्शित है। 0 से 4 सेकंड समयांतराल के लिए बग नहीं, वेग, वेग व समय का ग्राफ होगा। तो देखो बेटा, पहले त्वरण पॉजिटिव है, त्वरण पॉजिटिव है तो हम वेग का समीकरण कैसे लिखेंगे? v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यह एक सरल रेखा होगी। त्वरण पॉजिटिव है तो ये क्या होगा बेटा? एक सरल रेखा। त्वरण पॉजिटिव है तो इसकी प्रवणता अपन क्या लिखेंगे? प्रवणता पॉजिटिव। ठीक है, वेग और समय का ग्राफ हमें क्या देता है? वेग और समय का ग्राफ बेटा हमें क्या देता है? तो वेग और समय का ग्राफ बेटा हमें प्रवणता देता है, और इस ग्राफ की प्रवणता कैसी है? पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है फर्स्ट 2 सेकंड के लिए। फिर 2 सेकंड के बाद भाई साहब त्वरण नेगेटिव हो गया, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। त्वरण कैसा है? नेगेटिव है, तो फिर से ये सरल रेखा होगी। इसका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका स्लोप, वेग और समय का ग्राफ हमें क्या देता है? मैंने बेटा स्पष्ट रूप से बताया है, 2-3 बार बता चुका हूं कि वेग और समय के ग्राफ की प्रवणता हमें त्वरण देती है, और इसका त्वरण कैसा है? नेगेटिव। तो स्लोप कैसा होना चाहिए भैया? नेगेटिव। तो सरल रेखा ग्राफ बनेगा, सरल रेखा ग्राफ बनेगा, पहले स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और फिर नेगेटिव। जैसे हम बात करें इस ऑप्शन की, तो थ्रो आउट द ग्राफ एक ही रेखा है, इसका स्लोप हमेशा ही नेगेटिव है। इस पगले ग्राफ का स्लोप हमेशा ही नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा। सर नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप कैसे देखते हैं? तो बेटा अनंत बार बता चुका हूं। ये खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, फिर मैंने बताया था रेखा की 2 सहेलियां, खड़ी रेखा, रेखा की 2 सहेलियां, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब रेखा जिसके तरफ झुकी होगी उसी की बात मानेगी, मतलब स्लोप वैसा ही होगा। तो ये वाली रेखा माइनस एक्स की तरफ झुकी है, ये खड़ी रेखा होती बेटा, ये इधर झुकी है, इधर, इधर माइनस एक्स होता है बेटा, तो इसका स्लोप भी बेटा नेगेटिव होगा। तो ये गलत, ये तो वैसे ही गलत बेटा। यहां पर तो स्लोप 0 है, इसका भी स्लोप 0 है ना, दोनों जगह स्लोप कैसा है? 0 है ना। इस रेखा का, सीधी रेखा, इसका स्लोप हमेशा कितना होता है? 0, क्योंकि इसमें कोई ढलान ही नहीं है, वस्तु को रख दोगे तो ये लुढ़केगी नहीं। इसमें देखें तो भैया इस रेखा का स्लोप पॉजिटिव, इधर झुकी है। इस रेखा का भी स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव, ये भी इस तरफ झुकी हुई है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही रेखाओं का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर अपन देखें भैया, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये कितने लोगों ने कर लिया था? अगर नहीं कर पाए थे तो क्या अब क्लियर है ये क्वेश्चन? अब क्लियर होना चाहिए बेटा। खुद से कर लिया था अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अभी क्लियर होना चाहिए। अब इसमें अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं इस सवाल में और पूछूं कि पिछले सवाल में, लास्ट क्वेश्चन में विस्थापन वर्सेस समय का ग्राफ क्या होगा? विस्थापन और समय का ग्राफ क्या होगा बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में? बेटा ये 20% लोग क्या करते, क्या रहते हो यार, तो मुझे समझ ही नहीं आता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कल भी ना ग्राफ के सारे बेसिक्स मैंने बताए थे, सारे बेसिक्स बताए थे। तुम्हारे ज्यादा बैकलॉग हैं क्या? मैं सच सच बताना भाई, मैं कसम दे रहा हूं,
कसम है तुमको, आईआईटी की कसम है, 11वीं क्लास की कसम है, 12वीं क्लास की कसम है, एनआईटी की। सच सच बताना, कितने लोगों का सरल रेखा में गति का पूरा बैकलॉग है। सरल रेखा की गति कितना लोगों का बैकलॉग है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनके सरल रेखा में गति के लेक्चर छूटे हुए हैं। वो थम्स अप करना, थम्स अप। बच्चों ये लोग थम्स डाउन करना। यार तुम कैसा कर रहे हो यार, अपने हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे, आज ही कसम खा रहा हूं बेटा, है ना, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं ना दुनिया में, उसकी कसम खा के बता रहा हूं। आज सुबह सुबह मैं जगा ना 7:30 बजे, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक बच्चे का मैसेज है, सर मुझे आईटी बॉम्बे मिल गया, जो मेरा ड्रीम कॉलेज था। और किसी भी बच्चे का, इंडिया का सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे, प्रयास हिंदी मीडियम का बच्चा, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती है यार। और तुम्हारे कारण ना कई बच्चे होंगे इस बैच में जो आईटी बॉम्बे पहुंच सकते हैं, तुम उनकी सीट खा जाओगे, क्योंकि तुम्हें लेक्चर देखना नहीं है, बैकलॉग कर लेना है। आज का लेक्चर देख लिया, कल का लेक्चर नहीं देखा, है ना। ये देखो, ये 42%। ये बच्चे ना, तुम आते क्यों, तुम आया ही मत करो क्लास में यार, तुम आया ही मत करो क्लास में। तुम्हारा पूरा सरल रेखा का अगर बैकलॉग है तो तुम क्यों आते हो दूसरे बच्चों की सीट खाने कि नहीं। हम, तुम्हारा बैकलॉग है, तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा नहीं। ये 42% वालों को बोल रहे हैं, 42 कहां, 43 ही है। ये 43% वालों को मैं बोल रहा हूं लिटरली, बेटा तुम्हारी ऐसी हरकतें, तुम्हारा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में ना स्पीड डाउन हो जाएगी हमारी, कि तुमको समझ नहीं आया। हमको लगेगा हम चलो एक बार और बताते हैं, 2 बार और बताते हैं। पहले ही हम 5 बार बता चुके हैं इस चीज को, 5, फिर हमको 2-3 बार और बताते हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो ये है ना 57% बच्चे जो ढंग से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, इनका बैकलॉग नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनकी सीट खा जाओगे तुम। उनकी सीट खा जाओगे तुम। बेवकूफ्स। चलो अच्छा, मैं ही गलती कर देता हूं, तुमसे पूछ लेता हूं कि समझ आया कि नहीं आया। मुझे पता है कि जो बच्चे लगातार लेक्चर देख रहे हैं, जिनका बैकलॉग नहीं है, वो तो समझ ही जाएंगे। अब जिनका बैकलॉग है उनके लिए मैं कुछ भी कर लूं, नहीं समझ पाओगे तुम। तो देखो बेटा, एस इज इक्वल टू कितना होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर ये इक्वेशन कब होगा, जब एक्सिलरेशन, जब एक्सिलरेशन कैसा है भैया, पॉजिटिव है। एक्सिलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। और s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ये कब होगा, जब एक्सिलरेशन, जब एक्सिलरेशन कैसा है भाई साहब, नेगेटिव है। ठीक है, तो एक ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान देना, ये s और एक t, तो यहां पर हम s और t में ग्राफ बना रहे हैं, तो यहां पर x की घात 1 है और t की घात कितनी है, 2। s की घात 1 है, t की घात कितनी है, 2। ठीक है, तो इस केस में s की घात 1, t की घात 2, तो ये ग्राफ बनेगा पैराबोला। पैराबोला, और कहां खुलेगा, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनेगा। और यहां पर भी ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड क्यों, डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे,
लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड क्यों? तो देखो यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है और यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव। तो जब टी स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो पैराबोला कहाँ? ऊपर खुलने वाला। और उसके बाद भी ग्राफ पैराबोला ही बनना है लेकिन नीचे खुलने वाला, तो ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा, ऐसा परवल है नीचे खुलने वाला। तो ये ऊपर खुलने वाला परवल है और पहले नीचे खुलने वाला परवल है। तो शुरुआत में जब त्वरण पॉजिटिव है तो ऊपर खुलने वाला परवल है, फिर त्वरण नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनता पूरा, लेकिन पूरा नहीं बनाना है अपन को, ये नीचे खुलने वाला परवलय बनेगा, ऐसे यहां तक बनाना है अपन को, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अगला सवाल, एक गेंद को निश्चित ऊंचाई से कांच की सतह पर गिराया जाता है, यह प्रत्यास्थ रूप से टकराकर अपनी वापस प्रारंभ की स्थिति में आ जाती है, यह प्रक्रम बार बार दोहराया जाता है, तो समय और वेग का ग्राफ क्या हो जाता है? तो बेटा देखो इसमें एक शब्द आया प्रत्यास्थ, तो प्रत्यास्थ कुछ नहीं होता, इससे आपको अभी कुछ लेना देना नहीं है। प्रत्यास्थ का मतलब यह है बेटा यहाँ ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही है, तो जिस वेग से वस्तु टकराएगी उसी वेग से ऊपर जाएगी। मान लीजिए कि हमने वस्तु को ऊपर से छोड़ा, ड्रॉप किया है, वस्तु नीचे आई, वस्तु नीचे आई और यहां पर टकराई, किस वेग से टकराई? v वेग से। तो ये टकरा के वापस किस वेग से जाएगी? v वेग से ही जाएगी, टकरा के बेटा वापस से v वेग से ही जाएगी। ऊपर से हमने इसको ड्रॉप किया, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है? 0, आई टकराई टकराई, नीचे ही टकराई, v वेग से टकराई तो v वेग से ही ऊपर जाएगी। प्रत्यास्थ संघट्ट में, है ना, प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, इसका मतलब यह है कि वस्तु जिस वेग से टकराई उसी वेग से ऊपर जाएगी। तो देखो जब हमने वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा तो पहले तो इसमें से ना कोई भी ग्राफ सही नहीं है, देख कोई भी ग्राफ सही नहीं है, इसका कोई भी ग्राफ सही नहीं है, इसमें सब गलत हैं, सब ग्राफ गलत हैं, सब ग्राफ पगले हैं। इसका जो सही ग्राफ बनेगा वो मैं यहां बना देता हूं, वेग समय। तो देखो शुरुआत में वस्तु का वेग कितना है? 0। शुरुआत में वस्तु का वेग कितना है बेटा? 0 है। फिर वस्तु नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो वेग कैसा होगा भाई साहब? नेगेटिव। वस्तु नीचे आ रही है तो वेग नेगेटिव होगा। तो शुरुआत में वेग 0, उसके बाद वेग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर मान लीजिए यहां पर टक्कर हो गई, इस जगह टक्कर हुई। जैसे ही टक्कर हुई, टक्कर होने के तुरंत बाद वेग कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। टक्कर होने के बाद बेटा वेग कैसा हो गया? पॉजिटिव, जन करके, है ना। यहां पर वेग v था नीचे की दिशा में, टक्कर हुई तुरंत वेग ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। फिर वस्तु ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, इसका वेग कितना होगा? फिर से ये ऊपर जाके इसका वेग फिर से कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और फिर वस्तु नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, तो इसका वेग हो जाएगा v। तो वस्तु ऊपर गई, इसका अधिकतम ऊंचाई पे जाके वेग 0 होगा, ठीक है। तो जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है v वेग से, तो ऊपर गई तो वेग घटा 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 और अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो गया? 0, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो गया? 0। फिर यहां से वेग नीचे की दिशा में होगा, वस्तु नीचे आएगी, मतलब वेग कैसा होगा? ऋणात्मक 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 ऋणात्मक, और टकराते टाइम इसका वेग फिर से कितना हो जाएगा बेटा? v हो जाएगा। टकराते समय इसका वेग कितना हो जाएगा बेटा? v हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा। फिर से वस्तु टकराएगी, टक्कर करेगी तो फिर से वेग पॉजिटिव, ऊपर जाएगा ग्राफ, ऐसा, है ना, ऐसा चल जाएगा, ऐसा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें से कोई भी ग्राफ सही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से आंसर देना भी होता, अगर हम नीचे की दिशा को धनात्मक मान लें तो फिर ये सही हो जाता, अगर नीचे की दिशा धनात्मक मानी जाती तो। लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है कि कौन सी दिशा धनात्मक माननी है,
तो इन जनरल ऊपर वाली दिशा धनात्मक होती है, नीचे वाली ऋणात्मक। ऊपर की दिशा धनात्मक, नीचे वाली ऋणात्मक। तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु को छोड़ा, प्रारंभिक वेग 0, फिर वस्तु नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो वेग ऋणात्मक होगा, वेग ऋणात्मक होगा। यहां पर वेग v हो गया ऋणात्मक, फिर टकराई ऊपर गई तो अचानक से वेग धन का हो गया, तो -v से v पहुंच गए अपन, -v से कहां पहुंच गए v। फिर ऊपर गई वस्तु वेग घटा 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 कितना हो गया 0, तो घटा 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 कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। फिर वस्तु नीचे आई तो वेग ऋणात्मक 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 ऋणात्मक, यहां पर पहुंच गई वस्तु। ठीक है भाईजान, यस यस ठीक है भाईजान। अगला सवाल देखो, एक कण स्थिर अवस्था में प्रारंभ होकर नियत त्वरण से गति करता है तो वेग और दूरी के मध्य ग्राफ, वेग और दूरी के मध्य ग्राफ बनाना है। नियत त्वरण है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s लिखेंगे बेटा। अब y की जगह क्या लिया हुआ है v, s की जगह, s किस जगह है, s की, x की जगह, तो v की जगह अपन क्या लिख देगा बेटा y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, s की जगह क्या है बेटा x, तो ये y स्क्वायर समानुपाती x जैसा ग्राफ बनेगा। तो x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है बेटा 2, तो ये ग्राफ क्या बनेगा परवलय, परवलय। और परवलय कहां खुलता है, उस चर की तरफ खुलता है परवलय जिसकी घात है 1, तो x की तरफ खुलने वाला परवलय मिलेगा। तो ये तो परवलय है नहीं, ये तो परवलय है नहीं, ये परवलय है लेकिन ये v की तरफ खुल रहा है। ये परवलय किस तरफ खुल रहा है, v की तरफ खुल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परवलय कहां खुलना चाहिए, x के तरफ, या हम कहें s के तरफ, ठीक है, s के तरफ खुलने वाला परवलय होना चाहिए ऐसा, ठीक है। लेकिन अपन नीचे नहीं बनाते ग्राफ, इन जनरल अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा सवाल अपन ने लास्ट टर्म में क्लास में भी किया था, ठीक है। अगला सवाल देखो, नीचे दिए गए 4 वक्र वस्तु के वेग तथा समय के मध्य भिन्नता दर्शाते हैं, निम्न में से कौन सा आरेख यह दर्शाता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग धनात्मक दिशा में स्थिर ऋणात्मक त्वरण से है। तो आप ये बताओ, वेग व समय का ग्राफ है, वेग व समय का ग्राफ है, इसका स्लोप तुमको क्या देगा, वेग और समय का ग्राफ है, इसका स्लोप तुम्हें क्या देगा, जल्दी से बताओ। इसका स्लोप आपको क्या देगा। और देखो बच्चों एक चीज और, जिनका बहुत ज्यादा ही बैकलॉग है ना, बहुत ज्यादा बैकलॉग है, पूरा का पूरा ही बैकलॉग है कि आज ही शुरू किया है जिन्होंने पढ़ना, या पिछले हफ्ते सरल रेखा में कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटा नया बैच लॉन्च हो रहा है, नया बैच लॉन्च हो रहा है, उससे पढ़ लेना भैया, निवेदन है, निवेदन है आपसे, प्लीज। देखो जिनका इकाई विमा का बैकलॉग है चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिन्होंने ना अब मतलब अवकलन समाकलन ग्राफ हमने पढ़ाए थे नहीं पढ़े, सरल रेखा में गति हमने पढ़ाई थी नहीं पढ़ी, तो बेटा प्लीज, मुझे इस चीज की कोई मोह माया नहीं है कि तुम इस बैच में पढ़ो कि उस बैच में, मैं ये कह रहा हूं तो तुम ना नया बैच ज्वाइन कर लेना प्लीज, आपके हित की बात कह रहा हूं मैं, आपके हित की बात। क्योंकि देखो तुमने अवकलन समाकलन ये जो अपने बेसिक मैथ वाला टॉपिक पढ़ा है, तुम्हारा वो बैकलॉग है, वो छूट गया, तुम्हें नहीं आता। सरल रेखा में गति पढ़ाया, तुम्हारा वो भी छूट गया, वो भी बैकलॉग है। तो तुम खुद साल भर परेशान होगे और इस क्लास को भी साल भर डिस्टर्ब करोगे। तो सॉल्यूशन मिला ना। हाँ, अगर वो बैच नहीं आता, कुछ ऐसा समस्या होती, तो मैं कहता कि चलो अब मजबूरी में तुम्हें यहां हमको झेलना है, मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। लेकिन बेटा
भगवान की असीम अनुकंपा से, असीम अनुकंपा से आपको एक नया बैच मिला है, तो भाई पढ़ लेना। फ्री मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमें पता नहीं है ना। मैं मास्टर हूं, मास्टर, मैनेजर नहीं हूं कंपनी का कि कौन सा फ्री कौन सा ना फ्री, है ना, ये हमको पता नहीं होता। हाँ, हमें ये पता चला है कल बैचेस लॉन्च हुए हैं और वो हिंदी मीडियम के ही हैं, हमको ये नहीं पता। हाँ, मुझे ये भी भरोसा है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि ये भी बैच ज्वाइन किया है, वो ही बैच ज्वाइन कर लेंगे, बैकलॉग तब भी कर लेंगे। उनके लिए ना अर्जुना 3.0 भी लॉन्च करो ना तो शुरुआत में खुश होंगे, ये अब अर्जुना 3.0 आया है, अर्जुना 3.0 आया है, अब हम एकदम बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। 10 दिन बाद देखो तो 5 दिन का बैकलॉग फिर कर लेंगे, बैकलॉग वो 5 दिन का, है ना। तो उनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बेवकूफ है, बेवकूफ ही रहेंगे। तो बेटा वेग व समय का ग्राफ हमें क्या देगा, प्रवणता देगा, प्रवणता क्या देगा, प्रवणता। तो आपको क्या बताना है कि वेग कैसा है, पॉजिटिव हो, ठीक है भैया, प्रारंभिक वेग पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसमें प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है, प्रारंभिक वेग कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। इन 3 केसेस में प्रारंभिक वेग कैसा है, पॉजिटिव। इन कुछ बच्चों ने तो इसलिए बैकलॉग कर लिया होगा कि अच्छा 2.2 आ रहा है तो हम बैकलॉग कर लेते, उससे क्लियर कर लेंगे। भैया तुमने अगर बैकलॉग करना सीख लिया तो ये भी ना बेटा जुए की तरह होता है, जुए की तरह, कि अगर एक बार जुआ खेलने की लत लग गई, एक बार बैकलॉग करने की लत लग गई तो फिर वो छूटती नहीं है भाई। तुम खुद परेशान, जो आदमी जुआ खेलता है वो खुद तो परेशान होता ही है, साथ साथ पूरे घर वालों को, पूरे मोहल्ले वालों को परेशान कर रखता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है जो आदमी जुआ खेलता है। तो बैकलॉग वाले आदमी भी ऐसे ही होते हैं, जिसका बैकलॉग है वो तो डूब ही गया, वो तो डूब गया। अब वो कभी कभी ना 2-4 दिन बाद ना एक लेक्चर में आ जाएगा, फिर कहेगा कि सर हमको ये नहीं आया, सर हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सर ये भी क्या होता है, और वो आके पूरा क्लास डिस्टर्ब करेगा। क्लास ही तो अपना परिवार है, क्लास ही अपना परिवार है। जिस बच्चे का बैकलॉग है ना तो खुद तो डूबेगा ही बेटा, पूरे क्लास को, पूरे परिवार को ले डूबेगा। कहावत उसी के लिए बनी है, बैकलॉग वाले बच्चे के लिए बनी है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बेवकूफ। तो इन तीनों में ग्राफ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो स्लोप कैसा होना चाहिए भैया, ऋणात्मक त्वरण, स्थिर ऋणात्मक त्वरण। स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना मांगता, मतलब स्लोप कैसा होना मांगता है, स्लोप कैसा होना मांगता है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। स्लोप कैसा होना मांगता बेटा इसका, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो बेटा इस ग्राफ में देखेंगे स्लोप नेगेटिव तो है, स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा का स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ये बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है। यहां पर स्लोप सबसे ज्यादा, यहां पर स्लोप कम, यहां पर स्लोप और कम, ढलान बदल रही है। तो यहां पर स्लोप नेगेटिव है बट कांस्टेंट नहीं है। यहां पर स्लोप देखो भैया, तो इस ग्राफ का तो स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इस ग्राफ में देखो बेटा, तो इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। इस ग्राफ में बेटा m कैसा होवे से, m नेगेटिव होवे से एंड पॉजिटिव कांस्टेंट होवे से। ढलान बदल नहीं रही है, जो ढलान यहां है वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है ना, ऐसा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझे, कितने लोग इस बात को समझे हैं, जल्दी से बताओ भाई।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बाई वाला। बाई वाला तो शी बोला, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एक समान त्वरण से गतिज वस्तु के विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ। एक समान त्वरण से गतिशील, ओहो हो, त्वरण कैसा होवे से? कांस्टेंट होवे से। हमको ग्राफ किस किस के बीच चाहिए? हमको ग्राफ चाहिए विस्थापन और समय के मध्य। तो जब त्वरण कांस्टेंट है तो हम गति के समीकरण लगा सकते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, हाउ? तो देखो भाईजान, ये s और t के मध्य ग्राफ बताना है। s और t के मध्य ग्राफ बताना है तो s की घात है 1 और t की घात कितना है? 2। तो एक चर की घात अगर हम जैसे बदलना चाहें इसको तो बदल लो। जैसे हम s और t के बीच ग्राफ बना रहे हैं, ये s है और ये t है। ठीक है, s तुम किस जगह लिखे हो? y की जगह, t तुम किस जगह हो? x की जगह है। तो s की जगह हम लिख देगा बाई u, t की जगह क्या लिख देगा? x प्लस हाफ a, और t की जगह क्या लिख देगा? एक्स स्क्वायर। तो यहां पर y की अधिकतम घात कितनी हो वैसे 1 और x की अधिकतम घात कितनी हो वैसे 2। तो जब किसी एक चर की अधिकतम घात 1 है और दूसरे चर की अधिकतम घात 2 है, दूसरे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये ग्राफ क्या बनता है बच्चा? जल्दी कमेंट में बता दो। कमेंट तो हमने बंद कर रखे हैं और हम खोलेंगे भी नहीं, अभी हम खोलेंगे भी नहीं। ग्राफ होता है इसका परवलय। ग्राफ क्या होता है? परवलय। यस और नो लिख दो भाई, बिंदी पे क्लिक कर दो। जो बटन बने हैं ना आपके 100% है ना, खिलखिलाने वाला ही, एक पगला हंस रहा है, दूसरा दिल वाला। तो बेटा दिल मत भेजना कमेंट में, है ना, हम इस लायक ही नहीं है। यस और नो में बता देना, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये देखो एक बच्चा दिल भेज दिया, दिल भेज दिया। बेटा हम लायक नहीं है इसके, हमें दिल मत भेजा करो, हम तोड़ देते हैं दिल। कौन सा ग्राफ कण की ब्राह्म अवस्था दर्शाता है? ओहो, ब्राह्म अवस्था दर्शाता है। कितना आसान और कितना खूबसूरत सवाल। अगर कण विराम में है, विराम में है, कण अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, इट इज परमानेंटली इन द रेस्ट, तो बताओ इसका विस्थापन बढ़ेगा या घटेगा? तो आप कहेंगे सर पगला गए हो क्या, कण विराम में है, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो उसका विस्थापन जो है वही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। मैं जैसे गया, घर से गया, स्कूल गया और क्लास में जाके बैठ गया, अब मैं बैठा हूं तो मेरा विस्थापन बढ़ेगा या घटेगा? अरे भैया मैं बैठा हूं, मैं चल ही नहीं रहा हूं, तो मेरा विस्थापन ना बढ़ेगा ना घटेगा, मेरा विस्थापन विल बी कांस्टेंट। दिस विल बी द आंसर। यहां पर बेटा ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है वेग नियत, ये ग्राफ बता रहा है वेग नियत, ये ग्राफ बता रहा है विस्थापन नियत, विस्थापन नियत। ये ग्राफ विस्थापन बढ़ रही है, विस्थापन बढ़ रही है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? त्वरण नियत, त्वरण नियत। फिर से यस और नो खेल जाओ। दिल फिर दिल भेज रहे हैं। बेटा दिल मत भेजा करो यार, कितनी बार समझाऊं। हमारे कॉलेज में एक कन्या ने हमको श्राप दिया था कि जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना आज, ऐसे ही ना भविष्य में तुम्हारा भी दिल टूटेगा, और एक बार नहीं कई बार टूटेगा। श्राप दिया था बेटा मुझे। तो मुझे दिल मत भेजा करो, टूट जाता है हमसे, हम क्या करें? जानबूझ के नहीं तोड़ते, अपने आप टूट जाता है। वो श्राप है ना, श्राप है बेटा उस कन्या का, जिसका दिल हमसे गलती से टूट गया था, लेकिन सजा आज तक भुगत रहा हूं मैं। हाँ, निम्न में से कौन सा ग्राफ कण की एक विमीय गति को संभव नहीं है? कौन सा ग्राफ संभव नहीं है भैया? तुम कौन सा संभव नहीं है बच्चा? तुम दोनों तो हो ही नहीं, तुम दोनों तो हो ही नहीं। क्यों? इस समय में वापस आ रहे हैं। ये देखो ग्राफ आ गया, समय में वापस लौट आया, पगला। ये ग्राफ गया, समय में वापस लौट आया, पगला, समय में वापस लौट आया है, पगला।
तो ये दोनों तो संभव ही नहीं है। ये वाला ग्राफ देखो, कुल तय दूरी, हमने कहा ओ पगलेट सक्सेना, तुम हो ही नहीं सकते। तो इसने बोला क्यों, हम निकम्मे हैं क्या, हम बेवकूफ हैं। हमने कहा तुम बेवकूफ नहीं, तुम महाबेवकूफ हो, देखो दूरी बड़ी बड़ी बड़ी, इस पॉइंट के बाद दूरी घट गई, दूरी घट गई। हमने कहा तुम दूरी के ग्राफ हो और तुम्हें घटने का कोई अधिकार नहीं है, तुम दूरी हो, दूरी, तुम्हें घटने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है, सभी गलत है, सभी गलत है। सर इसमें क्या गलती है, हमने कही गलती समय नेगेटिव बना दी है, इन पगलों ने ना समय को नेगेटिव बना दिया है। सब गलत हैं, चारों के चार गलत हैं। आंसर लिखा है 4, देखते हैं तो अच्छा, संभव नहीं है। हाँ, तो चारों संभव नहीं है, सब के सब गलत हैं। इसमें गलती क्या, ये पगला समय में वापस आ रहा है। हम इतने बड़े हो गए, हम बचपन में वापस चले गए हैं, ये भी समय में वापस आ रहा है घूम के। बेटा अगर हम समय में वापस जा पाते तो हम अपने कॉलेज टाइम में वापस चले जाते और जिस कन्या का दिल तोड़ा था उसको जोड़ आते, तो हमारा श्राप धुल जाता। लेकिन हम समय में वापस नहीं जा सकते, मजबूरी है हमारी। तो ये ग्राफ भी गलत। ये ग्राफ क्यों गलत, दूरी घट रही है। ये ग्राफ क्यों गलत भैया, समय नेगेटिव ना हो सके, है ना। यहां पर टाइम कैसा है, टाइम नेगेटिव। यहां पर टाइम कैसा से, टाइम नेगेटिव से। समझ गए। अगला सवाल देखिए, माय डियर फ्रेंड, एक पगला व्यक्ति है। इसका आंसर हम ये कल ही करा दिए थे, हम कल ही करा दिए थे भाई साहब, है ना। डन इन कक्षा, कक्षा बोले तो क्लास। किसी वस्तु का वेग व समय का ग्राफ दिया है, t बराबर 0 से t/4 में के दौरान विस्थापन बताइए। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो हमने कहा ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। लेकिन कौन से समय तक देखना है, सिर्फ t/4 तक देखना है ना, t/4 तक, यहां तक ही देखना है विज्ञापन को, है ना, पूरा मत देख लेना, यहां तक t/4 तक देखना है, t/4 तक। अगर ये सवाल भी गलत कर रहे हो ना बेटा आप, है ना, हम इसमें समय देते हैं आपको 45 सेकंड का, और इस सवाल को भी आप कदाचित गलत कर देते हो, तो मैं ये मान लूंगा कि मैं धरती पर बोझ हूं, धरती पर बोझ हूं, भगवान मुझे उठा ले। मैं आज क्लास से घर निकलूं ना, कोई ट्रक वाला हमें पीछे से ठोक जाए और भगवान हमें उठा ले, हमें अब जीने का मोह नहीं रहा। अगर इस सवाल को भी गलत कर देते हो तो इस सवाल को गलत कर दिया तो मैं धरती पर सच में बोझ हूं फिर। तो जैसा अपन जानते हैं भाई कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं विस्थापन के लिए, है ना, ध्यान देना, विस्थापन। दूरी के लिए तो चाहे एरिया ऊपर हो या नीचे हम जोड़ते ही हैं। दूरी के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों एरियाज को अपन जोड़ देते हैं। लेकिन विस्थापन के लिए बेटा हम ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये वाला गलत है दैट। अब ई का तो सोच ही नहीं है, समय t/4 तक की बात की है, तो ई का तो हमें सोचना ही नहीं है। t/4 समय यहां खत्म हो गया, तो ए का क्षेत्रफल प्लस सी का क्षेत्रफल, तो यस, ए और सी वाला पॉजिटिव और बी, ए और सी वाला पॉजिटिव और बी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल नेगेटिव। तो ये ऑप्शन बेटा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट।
ये वाला करेक्ट कब होता, अगर दूरी पूछी जाती तो, दूरी पूछी जाती तो, ठीक है। ये वाला क्षेत्र एक कब करेक्ट हो, ये कभी करेक्ट नहीं होता, तुम पगलेट हो, है ना, ये भी पगलेट है। ये सही हो सकता है कब, जब दूरी पूछी जाती तो। ये देखो, इसमें से हम बताएं ना, हमारे जान के दुश्मन, हमारे जान के दुश्मन 63% लोग चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, ये हमारे जान के दुश्मन है, ये हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। इन्होंने सुपारी ले रखी है मेरी कि मास्टर निकल तुम घर से बाहर, हम तुमको ठुकवा देंगे सिद्धू मूसेवाले की तरह। ये 63% लोगों ने हमारी जिंदगी बचा ली। मैं पता जिंदा क्यों बच जाऊंगा, कल भी क्यों आ जाऊंगा, क्योंकि हमको मारने वाले सिर्फ 37% है, बचाने वाले 63% है, 63%, इसलिए मैं जिंदा बच जाऊंगा। अच्छा, ये ग्राफ हमने क्लास में करवा दिया था भैया, डन इन क्लास, है ना, ये वाला आंसर आएगा, डन इन क्लास, कल ही कराया था, कल ही। आओ, यदि वेग व समय ग्राफ की आकृति ए बी एम के आकार की है, ओहो, तो तदन रूप से त्वरण व समय का ग्राफ की आकृति क्या होगी। त्वरण और उस समय के ग्राफ की आकृति हमें ज्ञात करनी है, कौन से रूप से, तदन रूप से, तदन। कोशिश करो भाईजान, कोशिश करो, सोचो, बहुत आसान सवाल है। हमको तो ग्राफ के सवाल ना बहुत प्यारे होते हैं, ग्राफ के सवाल टाइम नहीं लेते हैं। हमको तो आंसर दिख गया, हमको तो आंसर पता चल गया कि आंसर क्या होगा। देखो ये लिख रहा है सर, मैं बूढ़ा, मेरे बेटा ना दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, देखो देखो ध्यान से देखो, मेरे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल, सर के बाल तो सफेद हैं ही। मेरी उम्र बीत गई है कि सर की स्पेलिंग SAR नहीं होती, सर की स्पेलिंग SIR होती है। मेरी गर्दन हिलने लगेगी, मैं ऐसे ऐसे करके चलूंगा, तब भी तुम नहीं सुधरोगे, तब भी तुम ना सर को ऐसे लिखोगे, अरे सार, सार नहीं होता है, सर होता है भाई, SIR होता है, ये गलत स्पेलिंग है, तब भी यही लिखते रहते हो। रोज समझाता हूं, कम से कम भाई सर की स्पेलिंग लिखना तो सीख लो यार। और जरूरत क्या है सर लिखने की, अमित लिख दिया करो भाई, अमित लिख दिया करो, चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई, ए से लेके एम तक स्लोप कैसा सा है, नेगेटिव। ए से लेके एम तक स्लोप नेगेटिव। देखो वेग और समय का ग्राफ है, पहले ग्राफ देखो, ग्राफ किसका है, वेग समय का ग्राफ है। तो इस ग्राफ का हमें स्लोप क्या बताएगा पाईजान, इस ग्राफ का हमें स्लोप बताएगा त्वरण, इस ग्राफ का स्लोप हमें बताएगा बेटा त्वरण। हाँ ऐसे लिख दिया करो, अमित, ओ अमित, और ज्यादा इज्जत देनी हो ना तो लिख दिया करो, ओ पगलेट अमित, इधर सुन, ज्यादा इज्जत देनी हो तो। लेकिन ऐसा ऐसा मत करो बेटा, ये सार मत लिखा करो, सार ये मत लिखा करो प्लीज, त्वरण देता है। तो भैया यहां पर ए से लेके एम तक स्लोप कहां से कहां तक भाईजान, ए से लेके एम तक स्लोप कैसा से, नेगेटिव से एंड कांस्टेंट से, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप एम से लेके बी तक कैसा है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। दिख रही है भाईजान, देखो ये रेखा, रेखा की दो सहेलियां, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक्स, ये कहां झुकी है, प्लस एक्स की तरफ, प्लस एक्स की तरफ, और ये वाली कहां झुकी है, माइनस एक्स की तरफ। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, पहले एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, बाद में एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट।
पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो ये तो का साफ सीढ़ी खेल रहे हो क्या, नेगेटिव है ना, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है, इतना ग्राफ होता तो सही होता, लेकिन ये बार बार इतना सारा बना दिए हैं द पगलू। यहाँ पर पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, अच्छी बात है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पर तो भैया एक्सेलेरेशन पहले बढ़ रही है फिर एक्सेलेरेशन घट रही है, गलत बात। यहाँ पर देखो ये कितना खूबसूरत ग्राफ बना है, पहले एक्सेलेरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट, फर्स्ट एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, देन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, then positive and constant. So my dear friends, this will be the correct answer. This will be the correct answer. Did you get it? ओ बच्चा, आओ अगला सवाल। एक कण विराम अवस्था से धनात्मक x अक्ष के अनुदेश से मूल बिंदु से ओहो भाई साहब, नियत त्वरण से चल रहा, नियत त्वरण से वह सभी चित्र ज्ञात कीजिए जो इस कण की गति के गुणात्मक रूप से सही हो। सभी ग्राफ बताना है। त्वरण है, ए भी है, वेग है ना, तो त्वरण नियत है और कांस्टेंट है, मतलब नियत है। त्वरण कैसा है, नियत। तो ये ग्राफ सही है भैया, त्वरण बेटा यहां पर नियत है, इसमें हमें कोई संशय वाली बात नहीं है। त्वरण अगर नियत होता है तो मैंने आपको बताया था, देखो दो चीजें, हाउ मैनी चीजें, दो चीजें, दो केस आपको बनते हैं कि अगर एक्सेलेरेशन कैसा हो वैसे कांस्टेंट हो वैसे, तो v समानुपाती v इक्वल टू u प्लस ए टी, गति के समीकरण लगा सकते हैं, तो v समानुपाती आप t कह सकते हैं, एंड s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s समानुपाती आप लिख सकते हैं t स्क्वायर, ठीक है। तो v समानुपाती t का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, कल ही बताया है। और s समानुपाती t का ग्राफ क्या बनेगा, बोला, बोला कौन सा बोला, पैराबोला, पैराबोला, समझ गए माय डियर फ्रेंड। और हम कहें a अगर जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है भाईजान, एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूं ताकि ना तुम्हारे भेजे में घुस जाए ये बात। तो s इज इक्वल टू यू टी है ना, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो s समानुपाती t, s समानुपाती t है, तो ये ग्राफ क्या बनेगा पाईजान, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला ग्राफ सही है, ठीक है। अब ये वाला केस तो दिया नहीं है, सवाल इस केस का है, ये सवाल है अपना, सवाल में त्वरण कैसा है, नियत त्वरण है, तो ये सवाल नहीं है भाई साहब, ये सवाल नहीं, सवाल ये वाला है। तो v समानुपाती t, तो v और t का ग्राफ क्या बनना चाहिए, सरल रेखा, और s और t का ग्राफ क्या बनना चाहिए, पैराबोला, जो s के तरफ खुलना चाहिए, क्योंकि s के घात 1 है, ग्राफ उसके तरफ, ग्राफ उसके तरफ खुलता है जिसकी घात 1 है। तुम सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही, तुम पगले हो, तुम टी की तरफ खुल रहे हो, तुम टी की तरफ खुल रहे हो, तुम सही हो, तुम एक्स की तरफ खुल रहे हो, तुम सही हो। तो ए बी डिविलियर्स, कौन सा आंसर होगा, ए बी डिविलियर्स, समझ गए भाईजान। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इसके तेरा तड़पा, हाँ हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसको हमारे कॉलेज से बिल्कुल मत जोड़ना। ये पता नहीं मैंने कौन सा सवाल दिया था, हमको याद ही नहीं, हम कुछ भी तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारूं, तुक्का बी मार देता हूं तुक्का। हाँ मेरा तुक्का सही निकल गया, ओह माय गॉड, मेरा तुक्का सही निकल गया। हाँ भाईजान, एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, इसका त्वरण का ग्राफ दिया गया है, कण की अधिकतम चाल होगी। अब पहले ये बताओ बेटा इस ग्राफ का एरिया क्या देता है ना, इस ग्राफ के एरिया का काम होता है ना, क्यों होता है मैंने सब कुछ बताया आपको डिटेल में, पिछले लेक्चर जो सैटरडे हुआ था उसमें भी बताया था, कल भी बताया था, है ना। आज बताओ भाई एरिया, एरिया हमें क्या देता है,
हाँ नितिन भाई बोलो, नितिन भाई बोल। सब लोग आंसर बताना, इसका एरिया क्या देता, सच सच बताना। आधे लोग तो सोते रहते हैं, आधे लोग सोते रहते हैं, उनके लिए कहावत है, क्यों पड़े हो दुनिया में जिंदा लाश बनकर, क्यों पड़े हो दुनिया में जिंदा लाश बनकर, उठो और बैंड बजा दो, बैंड बजा दो इस सवाल की, बदमाश बनकर, जल्दी से। हमें पता है तुम बदमाश हो, इस सवाल की बैंड बजा दो भैया। तो देखियो एरिया हमको क्या देता है भैया, इसका चेंज इन वेलोसिटी। कौन सी टी, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया तो हम निकाल ही लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और एरिया क्या लिखा जाएगा अमित, तो एरिया होता है 1/2 आधार, दैट इज 10, नहीं 10 नहीं 11, आधार कितना 11 और ऊंचाई कितना 10। तो 1/2, 1/2 नहीं कदुआ, इससे उड़ गया 11×5 = 55। वी फाइनल हमको चाहिए और वी इनिशियल कितना है 0, तो वी का मान कितना आ गया। सर आपने तो भी ऐसे निकाल दिया। सवाल पता क्या पूछा गया है, अधिकतम चाल, तो हमने कहा अधिकतम चाल बेटा इस बिंदु पर होगी। देखो अधिकतम चाल कब तक रहती भाई वस्तु की, जब तक त्वरण है। त्वरण जब 0 हो गया मतलब चाल कब तक बढ़ती है, जब तक त्वरण है। त्वरण का काम क्या है, चाल बढ़ाना। तो त्वरण क्या होता है, देखो यहां तक त्वरण पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पर त्वरण 0 हो गया, यहां त्वरण 0 होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, त्वरण 0 हो गया तो वेलोसिटी कैसी होगी सर, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। त्वरण यहां पर कितना हो गया 0 हो गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम। क्यों सर, हमने कहा देखो इसके बाद त्वरण 0 हो गया ना, मतलब अब वेग बढ़ना बंद हो गया। तो यहां से लेके यहां तक त्वरण था, वेग बढ़ रहा है, 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 यहां तक वेग बढ़ा क्योंकि यहां तक त्वरण है। अब इसके बाद त्वरण नहीं है तो वेग बढ़ना बंद हुई कबा, वेग तो वेग होवे सर। अब देखो पी वाई क्यूज में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ट्राई करना, उनको नहीं कर पाओ तो अपने छोटे भाई के पास चले आना। तुम्हारे छोटे भाई का नाम है अमित प्रजापति, चले आना हमारे पास, होमवर्क दूंगा, कोशिश करना, कोशिश नहीं करोगे तो कसम दे दूंगा मैं किसी दिन, कसम दे दूंगा कि जैसे मेरा दिल टूटता है ना वैसे तुम्हारा भी टूटे। अभी नहीं दी है, अभी नहीं दी है, अगर मैंने होमवर्क दिया और कोशिश नहीं की तो मैं कसम दूंगा, हाँ फिर मैं किसी की ना सुनूं। अब देखो ऐसे ही सवाल होते हैं, ये सवाल है कद्दू सा, कहा जाता है एक कण t = 0 पर मूल बिंदु से चलना आरंभ करता है और धनात्मक x दिशा में गति करता है। चित्र में वेग व समय का ग्राफ दिया गया है, तो t = 5 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी, t = 5 सेकंड पर कण की स्थिति, ठीक है। तो मूल बिंदु से चल रहा है, तो इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, हमको नहीं पता, हमें पता ही नहीं, हम भूल गए, हम घर से याद करके आए थे, हम भूल गए। कमेंट में लिखो जल्दी, जल्दी लिखो बेटा। काजल यादव, हमको पता है ना बेटा, नहीं आएगा तुमको समझ में, तुमने ग्राफ ही नहीं पढ़े हैं शुरू से। चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सदिश, इसको ध्यान से पढ़ना। तो इस ग्राफ का एरिया बिल्कुल सही कह रहे हो, विस्थापन देगा, विस्थापन।
विस्थापन। सर विस्थापन के होवे से, तो हमने कहा विस्थापन होवे से स्थिति में परिवर्तन, फाइनल स्थिति माइनस इनिशियल स्थिति। व्हाट इज विस्थापन? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति इज विस्थापन। ओके, तो एरिया, ओ प्रभु एरिया हमका चाहिए कब तक का? तो t बराबर 5 सेकंड तक। तो t बराबर 5 सेकंड कहां हो रहे हैं? समझ लो कि सवाल भी कैसे पूछे जाते हैं आईआईटी में। यहां हो रहे हैं t बराबर 5 सेकंड। तो बेटा हमें सिर्फ इतने ग्राफ के नीचे का एरिया ज्ञात करना है, इतने ग्राफ के नीचे का एरिया। ऐसा ग्राफ है, पूरा एरिया नहीं जाना है। t बराबर 5 सेकंड तक ही बोला है सवाल में। कुछ लोगों ने ना जोश में आके पूरा एरिया कैलकुलेट कर डाला जब सवाल पूछा गया है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक जो बॉक्स है ना, कोई भी एक बॉक्स, एक स्क्वायर, इसका एरिया ज्ञात कर लेते हैं। एक स्क्वायर का, जैसे इसका एरिया निकाल लो। तो हमने कहा 8 से 9, लंबाई 1 मीटर और 3 से 4 चौड़ाई भी 1 मीटर। तो ये जो एक बॉक्स है, जिसे आप एक वर्ग कह सकते हो, एक वर्ग कह सकते हो बेटा, इस एक वर्ग का एरिया कितना होगा बा? तो एक वर्ग का बेटा एरिया हो वैसे 1 मीटर स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स 1 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो कि यहां पर एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, 8 बॉक्स पूरे हैं। 8 बॉक्स तो पूरे हैं, और ये वाला बॉक्स आधा और ये वाला बॉक्स आधा, और आधा पूरा बॉक्स। आधा और आधा कितना होता है? पूरा। तो ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर विल बी 9, है ना। अपन इसको एरिया को लिखेंगे 9। देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कण चल रहा है अपने गत्ते। गत्ते मतलब मूल बिंदु तय, मूल बिंदु। एक्स फाइनल कितना हुई गवा? 9 हुई गवा है माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इश्क तेरा तड़पा बे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलो भाई साहब बहुत हुआ, सम्मान। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा एक नया नवेला टॉपिक। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन सेंड सम हार्ट्स और फायर इन द कमेंट सेक्शन। सर तुम तो बेवफा होती। यस मैं बेवफा होती, क्योंकि मेरा नाम सोनम होती, और जिसका भी नाम सोनम होती वो बेवफा होती। तुमको कैसा पता चली बेटा कि हम बेवफा होती? हाउ यू गेट it? How you get to know it that I am बेवफा? हो सकता है हमारी कोई मजबूरी रही हो। हर बेवफा इंसान धोखेबाज नहीं होता है, मजबूर भी हो सकता है। बेवकूफ। हो सकता है हमने नहीं किया, हम तो साधु आदमी हैं। हो सकता है किसी ने किसी का कॉलेज में दिल इसलिए तोड़ा हो कि वो स्कूल वाले और बाली का दिल नहीं तोड़ना चाहता हो। ये भी तो मजबूरी हो सकती है दोस्तों। आओ भौतिक राशियां, लेट्स टॉक अबाउट द भौतिक राशियां। किसकी चर्चा करते हैं बेटा? अपन भौतिक राशियों की चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर लव। तो बेटा जो भौतिक राशियां होती हैं,
इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो पहले हम कई भागों में बांट चुके हैं। एक हमने कहा था भौतिक राशियों को, एक हमने कहा था मूलभूत राशियां, फिर व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां, और फिर एक और कह दिया था बेटा अपन ने पूरक राशियां। पहले बांट चुके हैं अपन दो भागों में। अब बेटा हम भौतिक राशियों को दो और भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो एक राशियां अदिश और एक राशियां सदिश। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें हमको सिर्फ का चाहिए, परिमाण चाहिए। का चाहिए? परिमाण। परिमाण सिर्फ मान चाहिए। परिमाण मतलब आप ऐसे समझ लो, मान, ठीक है। सदिश राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। परिमाण के साथ दिशा भी। परिमाण के साथ हमको क्या चाहिए बेटा? दिशा भी चाहिए। उनको हम कहते हैं बेटा सदिश राशियां। सर थोड़ा बताओ इनकी आवश्यकता क्या पड़ गई है? तो हमने कहा जैसे कुछ राशियां ऐसी होती है ना जिनको हमें दूसरे को समझाना है, दूसरे को बताना है, बातचीत करनी है, तो सिर्फ मान से काम चल जाए, मान से काम चल जाए, तो उनको हम कह देते हैं अदिश राशियां। हमें दिशा की जरूरत ही नहीं पड़े, दिशा की भी जरूरत नहीं पड़े। अगर हम वहां पर दिशा बनाएं तो हम उल्लू लगे। क्या लगे? उल्लू। जैसे मान लीजिए हम सब्जी मंडी गए, हमने कहा भैया 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 2 किलो टमाटर देना, टमाटर। तो पहले तो सब्जी वाला हमको देखा है कि औकात है तुम्हारी टमाटर लेने की 2 किलो, 120 रुपए किलो चल रहे हैं टमाटर, 120 रुपए किलो औकात है तुम्हारी 2 किलो टमाटर लेने के लिए। हमने कहा वो सॉरी मैं भूल गया, टमाटर हमको आलू चाहिए। क्या चाहिए? आलू। हमने कहा हमें 2 किलो आलू दे दो, ठीक है। अब 2 किलो आलू दे दो तो वो तौल के हमें दे देगा, तौल के दे देगा। इसमें दिशा की कहीं जरूरत है क्या? जब मैंने उसको बोला 2 किलो आलू दे दो तो इसमें कहीं दिशा की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। हम अगर उसको कहें कि हमें ओ किलो 2 किलो, ओ किलो नहीं, हमें 2 किलो आलू दे दो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, तो कहेगा कि निकल यहां से पश्चिम दिशा में, पहले तुम समझ रहे हो। तो अगर हमें द्रव्यमान की बात करें, है ना, जैसे 2 किलो आलू लेना है, तो हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं। हम सीधे कह देंगे भैया हमें 2 किलो आलू दे दो, वो हमें 2 किलो आलू दे देगा, हम टांग के घर लेके आ जाएंगे, ठीक है। या जैसे और राशियों की अपन बात करें कि जैसे कोई कहे आज तापमान कितना है, तो हम कहेंगे ओ दिस इज वेरी हॉट डे, आज बहुत गर्मी है बेटा, है ना, आज तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोई हमसे पूछे क्यों भाई आज इंदौर का तापमान कितना है, तो हमने कहा इंदौर में आज हम आए ना तो गर्मी बढ़ गई है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कितना है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी राशियां होती हैं जिनमें, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको समझाने के लिए, जिनको किसी को बताने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। उनको हम कह देते हैं अदिश राशियां, है ना। क्या कह देते हैं बेटा? अदिश राशियां, ठीक है। कोई कहे कि समय कितना हो गया, हम कह देंगे तुरंत कि समय हो गया भाई साहब 5:30, समय हो गया 5:30। यहां दिशा बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये सब अदिश राशियां हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जिनको सही से बताने के लिए, सही व्यक्त करने के लिए बेटा हमें दिशा की आवश्यकता भी होती है। परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर खड़े थे, हम यहां पर खड़े हुए थे, है ना, इंतजार कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे बेटा? इंतजार कर रहे थे यहां खड़े होके, है ना, कि उसकी क्लास छूटेगी, उस भाई की क्लास छूटेगी तो हम साथ चलेंगे चाय पीने, ना। हम इंतजार कर रहे थे। इतने में हम अपने भाई का इंतजार कर रहे थे खड़े होकर। इतने में कोई बालक आया, इतने में एक बालक, है ना, एक अंकल आए, ठीक है। अंकल ने कहा कि हमसे कि हमको रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन है इधर RS, इधर रेलवे स्टेशन है। तो अंकल ऐसे है फटफटी लेके, फटफटिया लेके, बट 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 ऐसे करते हुए बुलेट लिए थे फटफटिया के नाम पर। हमसे पूछे कि बोले कि हैंडसम बॉय, ओ हैंडसम बॉय, हमको रेलवे स्टेशन जाना है, हमको रेलवे स्टेशन जाना है। तो हम बहुत खुशी होगा, जिंदगी में पहली बार हमको कोई हैंडसम बोला,
तो हम बहुत खुशी हो गए। तो हमने कहा रेलवे स्टेशन ना यहाँ से 3 किलोमीटर है, हम इसको बोले कि रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर है, चले जाओ, और हम गलत नहीं बताए। हैंडसम बोला हमको, हम गलत क्यों बताएंगे उसको? तो वो सीधा ऐसे 3 किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर चला गया इधर। अब हमको वहां से फोन करता है कि हमको रेलवे स्टेशन मिला ही नहीं। हमने कहा तुम पगलेट हो, पगलेट। समझ रहे हो कैसे बदला लिया हैंडसम बोलने का? हमको भी पता है कोई अगर हमको हैंडसम बोलेगा तो वो हमारा मजाक ही उड़ा रहा है, वो भी दिन दहाड़े। हमको पता नहीं है क्या अपने बारे में? हम शीशा नहीं देखते हैं क्या? ये हमारा मजाक उड़ा के गया हैंडसम बोल के। तो हमने इसको सीधा इतना बता दिया कि रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर है। ये भनाते हुए 3 किलोमीटर दर चला गया, इसको रेलवे स्टेशन मिला ही नहीं। गड़बड़ क्या होगी? जबकि मैंने सही बताया, रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर ही है। रेलवे स्टेशन कितना था? 3 किलोमीटर ही था। गड़बड़ कहां होगी बरखुरदार, जरा कमेंट में बता दो। हमने बदला कैसे लिया मुझे हैंडसम बोलने का? टेल मी हमने कैसे बदला लिया इसका? फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बैकलॉग नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगी। बैकलॉग नहीं होने दो, अपने आप तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा हमारा आशीर्वाद है। दिशा नहीं बताई हमने बदला ले लिया, हमने उसको दिशा बताई ही नहीं। तो देखो, अगर हमें किसी चीज की स्थिति बतानी है, किसी चीज की पोजीशन बतानी है कि कोई चीज कहां है, तो सिर्फ परिमाण से काम चला क्या? ये गलत जगह पहुंच गया पगलेट। सिर्फ परिमाण से काम नहीं चला। अगर हम उसको कह देते हैं कि भैया इस सीधे मत जाओ, इधर चले जाओ। इधर वैसे कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा? पूर्व होती है। हम उसको अगर वो हमको हैंडसम नहीं बोलता, सिर्फ भैया ही बोलता है ना, तो हम उसको कह देते कि आप इधर गलत जा रहे हो, इधर चले जाओ 3 किलोमीटर, तो वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता। इधर मतलब हम कह देते कि इस दिशा में न जाके पूर्व दिशा में चले जाओ 3 किलोमीटर, तो आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। तो परिमाण मैंने सही बताया, परिमाण में कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर ही, और ये भी 3 किलोमीटर ही गया, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि हमने दिशा नहीं बताई। तो देखो बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीजों के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। कुछ राशियों को स्पष्ट रूप से या हमका पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। राइट, ठीक है। तो जैसे किसी चीज की स्थिति को बताना, तो एक अदिश राशियां जिनमें किससे काम चल जाता है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण से काम चल जाता है, मतलब मान से। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, होती है। ओके, चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, समय, तापमान, चाल आदि। आदि राशि नहीं, आदि का मतलब एक्सेट्रा, इत्यादि नहीं। बाद में कहो कि सर आपने वो एक राशि थी ना आदि, उसका सूत्र ही नहीं बताया, मास्टर तुम कम पढ़ाते हो, ऐसा कहोगे तुम हमसे। तो आदि कोई राशि नहीं है भाईजान। दूसरी सदिश राशियां, ठीक है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी आवश्यक होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की स्थिति, विस्थापन, वेग, बल इत्यादि, ठीक है। देखो ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, देखो हमको हैंडसम कह रहा है। बेटा हमारा मजाक मत उड़ाओ, हम साधु आदमी हैं, भगवान नाराज हो जाते हैं। ये सुमित अग्रहारी, ये हमको हैंडसम मैम बोल रहा है, ये पगला हमको मैम कह रहा है। क्या करें यार, एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा दुख दे जाते हो तुम। ये हमको मैम बोल रहा है। आज ही हम क्रीम लेके आए हैं, फेयर एंड हैंडसम लड़कों वाली, हम गोरे हो जाएंगे, ये हमको मैम बोल दिया। अब हमको वो क्रीम वापस करनी पड़ेगी। अब हमको फेयर एंड
ब्यूटीफुल क्रीम लानी पड़ेगी। हमको मैम कह रहा है, कितना खर्चा बढ़ा देगा भाई। हम लड़कों वाला जीन्स खरीद लाए हैं, हमको बदलना जाना पड़ेगा कि भैया हमको लड़कियों वाले जीन्स दे दो, ये हमको मैम कह रहा है। आओ आगे बढ़ते हैं। समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। समांतर सदिश को बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लड़कों वाली सैंडल खरीद ली यार, बदलना पड़ेगा। हम हाई हील्स लेके आएंगे, हाई हील्स वाली सैंडल। देखो सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं समांतर सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं कैसी हो? समान। देखो सदिश में ना बेटा, कोई भी सदिश होता है ना, तो सदिश को अपन ऐसे लिखते हैं, सदिश इज इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं? परिमाण, परिमाण इंटू दिशा। सदिश हम क्या लिखते हैं भाईजान? परिमाण इंटू दिशा। ठीक है, और इसको हम ऐसे तीर से बना देते हैं। किससे बना देते हैं भैया? तीर से। तो ये जो तीर की लंबाई होती है, तीर की लंबाई वो परिमाण होती है। तीर की लंबाई ज्यादा तो परिमाण ज्यादा। ठीक है, तो इस तीर की लंबाई, तीर की लंबाई, ये क्या होता है बेटा? परिमाण। परिमाण। और दिशा तो खुद तीर बता ही रहा है। दिशा तो बेटा खुद तीर बता रहा है कि दिशा कहां है। दिशा इधर है, दिशा इधर है, वो खुद तीर बता रहा है। तो समांतर सदिश ऐसे भाईजान कि दिशाएं कैसी हो गए? समान हो गए। है ना, दिशाएं समान होना चाहिए, परिमाण कम और ज्यादा हो सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कम, इसकी लंबाई ज्यादा, तो परिमाण अलग अलग हैं बट दिशाएं सेम है। दिशाएं कैसा है? सेम। ये छोटी मोटी परिभाषाएं हैं बेटा। प्रति समांतर सदिश, तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती है प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं कैसी हो बेटा? विपरीत हो। एक की दिशा इधर और दूसरे की दिशा इधर, दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। परिमाण से कोई लेना देना नहीं है, परिमाण से कोई लेना देना नहीं है। दिशाएं कैसी हो पाईजान? दिशाएं विपरीत हो, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, परिभाषा से ही क्लियर है। अब हम बात करते हैं बराबर सदिश। बराबर मतलब एकदम टकाटक बराबर होना चाहिए। तो सदिश में दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशाएं। तो दो सदिश बराबर हैं तो इसका मतलब उनका परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशा भी बराबर होना चाहिए। परिमाण और दिशाएं दोनों ही बराबर होना चाहिए। तो हम इसको कैसा लिखेगा? हम इसको ऐसा लिखेगा, ऐसा कि बिल्कुल बराबर। देखो दिशाएं समान है कि नहीं है? हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, दिशाएं समान है। हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, दिशाएं समान है। परिमाण बराबर है कि नहीं? तो तीर की लंबाई भी बराबर है। तीर की लंबाई भी कैसी है बेटा? बराबर है। विपरीत सदिश क्या होंगे भाईजान? तो विपरीत सदिश क्या होंगे? कहते हैं ना विपरीत सदिश। तो परिमाण बराबर, दिशाएं विपरीत। परिमाण बराबर, दिशाएं विपरीत। परिमाण बराबर और दिशाएं विपरीत। ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान किंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? विपरीत सदिश। ठीक है, तो ये तो बड़ी बेसिक सी परिभाषा है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे, उनसे पूछो कि ये चीजें समझ रहे हो, तो वो कहेंगे नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं।
हम पूछेंगे क्यों, क्योंकि सर आपने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में, हमको तो फ्रेंच आती है, हमको फ्रेंच भाषा आती है, जापानीज भाषा आती, चाइनीज भाषा आती है, आऊं माऊं चाऊं, हिंदी आती नहीं है। क्योंकि हिंदी आएगी ना तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, सीधी सीधी परिभाषा है। विपरीत मतलब दिशाएं विपरीत, परिमाण समान। चलो तब तक ये गोला घूम रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। तो शून्य सदिश, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता शून्य सदिश कहलाते। सर ये क्या बेवकूफी है? तो हमने कहा बेवकूफी ही है, बेवकूफी है कि ऐसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, मतलब जैसे हम यहां से चले यहां जाएं, फिर यहां जाएं, लौट के घर आ जाएं, फिर यहां जाएं, फिर यहां जाएं, फिर यहां जाएं, तो जहां से चले वहीं आ जाएं, तो परिमाण कितना होगा? बस है परिमाण 0 होगा। बस इनको अपन क्या कहते हैं? शून्य सदिश। हमने स्टार्ट किया यहां से इनिशियल वेक्टर, और अंत भी यही किया फाइनल वेक्टर, तो परिणामी कितना है? 0। हम जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो परिणामी कितना? 0। जैसे हमने कहा, जैसे हम विस्थापन की बात करें कि कोई व्यक्ति है वो इस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से चलकर अपनी मौसी जी के यहाँ जाता है, फिर बुआ जी के यहाँ जाता है, फिर अपनी बहन के यहाँ जाता है, रक्षाबंधन था, राखी बंधवाता है और घर को लौट आता है, तो उसका विस्थापन बताइए, तो हमने कहा विस्थापन का, घर लौट आया ना, प्रारंभिक स्थिति, विस्थापन अपन क्या कहते हैं? फाइनल स्थिति माइनस इनिशियल स्थिति, तो फाइनल स्थिति भी घर, इनिशियल स्थिति भी घर, कितना? 0। तो इसको हम कह देंगे विस्थापन कितना हुआ? 0 सदिश। विस्थापन सदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है, समझ गए ना? तो विस्थापन है कितना? 0। लेकिन आप कहोगे सर विस्थापन सदिश राशि होती ना, विस्थापन सदिश राशि होती, दिशा क्यों नहीं बताई? तो हमने कहा 0 सदिश, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? नल वेक्टर। समझ गया क्या बात को? हाँ मास्टर समझ गया। ये देखो 4%, 4% प्राणी, ये मायावी लोग हैं, मायावी। लंबीय सदिश है ना, ये थोड़ा काम का होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब वैसे तो हम अभी पढ़ लेते हैं। लंबीय सदिश, दुष्ट, पापी, अधर्मी, अंग्रेजों की भाषा में इसको अपन कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, लंबीय सदिश। तो एक सदिश यो है, एक सदिश कौन सा है बेटा? यो है, और दूसरा सदिश कौन सा है? यो से। 2 सदिश है। तो 2 सदिश लंबीय सदिश तब कहलाते हैं, 2 सदिश लंबी सदिश बेटा तब कहलाते हैं जब वो एक दूसरे पर लंब हो। अपनी मातृभाषा देखो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी। हिंदी में बोला हमने लंबीय सदिश, अंग्रेजी में कह रहे हैं ऑर्थोगोनल। ऐसा लग रहा है कि किसी डॉक्टर का नाम है ऑर्थोगोनल, कोई डॉक्टर होगा, है ना, दिमाग का, ऐसा लग रहा है नाम से। हिंदी में देखो कितना लंबी है, मतलब जो सदिश एक दूसरे के ऊपर लंब हो। तो हमने कहा जैसे एक सदिश कितना ए है, दूसरा सदिश कितना है बी है, ये एक दूसरे पर लंब है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? लंबीय सदिश, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब समतलीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, ऐसे सदिश जैसे एक ही तल में, जैसे मेरी 3 उंगलियां हैं, ये 3, ये अभी एक ही तल में, इस तल में एक ही तल में, अगर एक उंगली में बाहर कर दूं ऐसे, तो अब ये समतलीय सदिश नहीं है, ये सदिश एक ही तल में नहीं है। उंगली बाहर कर दी, हम ऐसे कर दें तो अभी ये उंगली अपन ने अंदर कर दी, ठीक है, तो अभी ये समतली नहीं। समतली क्या? अभी समतलीय है क्या? हम क्या यस एक ही तल में है ना, एक ही तल में है। तल मतलब होता है बेटा प्लेन, है ना। जैसे हम कहें ये प्लेन है, जो पेपर होता है एक तल है, ये क्या है? प्लेन। अपन कहते हैं प्लेन पे, हाँ प्लेन ही है, प्लेन है। अब ऐसा मत सोचना कि सर जिसमें लाइन खिंची होंगी तो वो प्लेन नहीं होगा, बेटा वो भी प्लेन ही है, इसको हम कहते हैं तल। तो ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो उनको अपन क्या कहते हैं? प्लेन वेक्टर। इसमें तो बहुत मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स, समतलीय सदिश,
एक ही तल में हो। आज तो बेटा बहुत मजा आ रहा होगा तुमको ये सब पढ़ने में, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, परिभाषाएं हैं सीधी सीधी। एक ही तल में होते हैं ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में हो, आर कॉल्ड समतलीय सदिश। असमतलीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही तल में ना हो, असमतलीय सदिश कहलाते हैं। ऑब्वियसली बेटा जैसे एक्स बाय जेड एक्सिस, यहां हो वैसे एक्स एक्सिस, यहां हो वैसे वाई एक्सिस, सर जेड एक्सिस यहां होती है। हमने कहा तुम पगलेट हो का, पगलेट हो क्या तुम? जेड एक्सिस यहां नहीं होती है पगलू, जेड एक्सिस इस तल के लंबवत होती है। जेड एक्सिस कहां होती है बेटा? इस तल के लंबवत, इधर बाहर की तरफ, ऐसा ऐसा, है ना। तो बना अपन भले ही यहां देते हैं, बट डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि जेड एक्सिस कहां होती है? बाहर, तल के लंबवत, तल के लंबवत। तो एक्स और वाई एक ही तल में है, बट जेड एक तल में नहीं है। एक तल में होते तो हम लाइन खींच सकते थे। ओके माय डियर फ्रेंड्स? यस मास्टर, यस मास्टर। ओ वेरी इंपॉर्टेंट सदिश, जिसे हम कहते हैं इकाई सदिश। क्या कहते हैं बेटा? इकाई सदिश। अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण इकाई मतलब एक होता है, इकाई सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण कितना हो? एक हो, है ना। जैसे हमने सदिश को क्या लिखना सीखा, तो हम सदिश को लिखते थे भज्जा भज्जा, हम सदिश को लिखते थे परिमाण, परिमाण जिंटू, जिंटू नहीं होता है, इंटू होता है, जिंटू, परिमाण इंटू दिशा, परिमाण इंटू दिशा। तो इकाई सदिश कैसा सदिश होता है जिसका परिमाण कितना हो जाए? एक। इकाई सदिश के लिए बेटा परिमाण कितना हो जाए? एक, इकाई सदिश कहलाता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इकाई सदिश, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इकाई सदिश का होगा वह परिमाण कितना? एक, इंटू उसके पास क्या होना चाहिए? दिशा। क्या होना चाहिए भैया? दिशा होना चाहिए। अब देखो दो महत्वपूर्ण चीजें कि इकाई सदिश अपन ज्ञात कैसे करें, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इकाई सदिश का उपयोग क्या है, इकाई सदिश का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर? व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर? तो इकाई सदिश ज्ञात करने का तरीका, तो हमने लिखा कि देखो सदिश अपन जैसे लिखे ना, परिमाण, परिमाण, परिमाण इंटू, इंटू दिशा, परिमाण इंटू दिशा क्या हो गया? इज इक्वल टू इकाई सदिश, नहीं इक्वल टू क्या हुआ? सदिश हुआ। क्या हुआ? सदिश। अब हम दोनों साइड, दोनों साइड परिमाण से भाग देने पर, भाग देने पर, दोनों साइड परिमाण से भाग देने पर, अगर हम दोनों साइड परिमाण से भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? परिमाण इंटू दिशा, परिमाण इंटू दिशा इज इक्वल टू ये क्या हो गया? सदिश होगा। ठीक है। अब हम दोनों साइड परिमाण से भाग दे रहे हैं, तो यहां भी हमने लिखा परिमाण, और यहां भी हमने क्या लिखा? परिमाण लिखा। यहां भी क्या लिखा? परिमाण। तो परिमाण से परिमाण बाबा टिल्लू, परिमाण से परिमाण कट गया, तो ये क्या रह गया बेटा? ये बचा है एक इंटू दिशा, एक इंटू दिशा, एक इंटू दिशा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण। ठीक है। तो एक इंटू दिशा क्या हो गया? एक इंटू दिशा वास्तव में क्या होगा? इकाई सदिश हो गया, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण, ऐसा। सो दिस इज द आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे खुद के पर्सनल दोस्तों। तो इकाई सदिश अपन कैसे लिखेंगे?
याद रखोगे पाईजान? ओ पाईजान याद रखोगे? इकाई सदिश इज इक्वल टू सदिश अपॉन परिमाण। इकाई सदिश इज इक्वल टू सदिश बटे परिमाण। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार थम्स अप थम्स डाउन आप खेल जाओ। मुझे उम्मीद है ये चीजें हमने जो आज पढ़ी हैं वो आपको अक्षरशः क्लियर होंगी। ऐसा है क्या? तो मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग जो भी है सब लगा के पढ़ाई करते रहें। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। पोल खत्म हो जाए बस हम इसका इंतजार कर रहे हैं। बेटा ग्राफ के क्वेश्चंस एक बार और करना। ज्यादा दिक्कत आ रही है बेटा ग्राफ में तो ग्राफ का पहले लेक्चर देख के आना है। ग्राफ का लेक्चर कौन सा? भैया हमने ग्राफ पढ़ाया था कब? जब हम ये पढ़ रहे थे गति, नहीं सॉरी, गणितीय उपकरण मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे, तब हमने बताया था आपको। अरे कोई एनसीईआरटी बेनसीईआरटी कोई भी इधर उधर की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको यार। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब पगलेट लोग पढ़ते हैं। तुमको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम है ना, थारा भाई बाबा टिल्लू बाबा नहीं, टिल्लू बाबा पगलेट है। थारा भाई है अमित। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो किसी भी किताब से कर लो। तो आज के लिए इतना ही। वेरी गुड, लव यू ऑल बच्चों फॉर दिस कमिटमेंट, मतलब दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मन लगा के, दिल लगा के। देखो ये बालक लिख रहा है सर आज अच्छा समझ में आया भाई, क्योंकि आज परिभाषाएं थी ना। मैंने आपको कहा है कई बार कि चीजें आसान, लेक्चर आसान भी होते हैं, लेक्चर कठिन भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। कोई लेक्चर ना हमने अच्छे सवाल करवाए हैं तो थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है, और साथ साथ ना अच्छा लेक्चर है, अच्छे क्वेश्चन से मैं पहले ही बोल देता हूं। जैसे मैं आज बोल रहा हूं कि आज आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा सदिश में। परिभाषाएं, नाम थे पर, है ना, सीधे सीधे डेफिनेशंस थी, इसमें कहां से दिक्कत आ जाएगी। बट किसी दिन ऐसा होता है कि जब लेक्चर का एंड चल रहा होता है ना तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, एक तो क्लास में अच्छे से पढ़ना है, फिर घर पर जाकर आपको वो क्वेश्चन खुद से करने हैं। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर से एक दो बार वीडियो और देखना है उनको, ठीक है। ऐसा तब अपन सीखते हैं, है ना। दिस इज द तरीका, ये तरीका होता बेटा, अपन कैसे सीखेंगे। तो बच्चों मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।